Welcome to the channel Nursing in Handy. This channel is preferably for the nursing fraternities to have a continuous learning in their profession. आज हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्वेश्चनस विद द रेशनल जो नर्सिंग एस्पिरेंट्स अपने नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए हम आज देखने वाले हैं। इसके पहले मैंने 4 वीडियो अपलोड की हैं, मतलब सब्जेक्ट वाइज और कॉमन क्वेश्चंस पे से। ये इस वीडियो में सारे कॉमन क्वेश्चंस और सब्जेक्ट वाइज सब कुछ मिला के एक साथ हम देखेंगे। जो भी नर्सिंग एस्पिरेंट्स अपने नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये जो भी क्वेश्चंस मैंने लिया है वो सब कुछ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है, आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। अगर आप ये वीडियो अपने लिए यूज़फुल फाइंड करते हो तो काइंडली लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। द फर्स्ट क्वेश्चन है, अ नियोनेटल नर्स assess a premature newborn baby using a Apgar score. All the following assessments are given a score except option A grimace, option B pulse, option C activity, option D routine and option E appearance. तो यहाँ पर क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, मतलब अब दिए हुए जो ऑप्शंस हैं उसमें अपगार स्कोर के रिलेटेड नहीं है, उसको आप चूज़ करो करके यहाँ पर दिया गया है। तो हमें पहले जब क्वेश्चंस देखते हैं उसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो अपगार मतलब ए होता है अपीयरेंस, पी होता है पल्स, जी होता है ग्रिमेस ताकि रिफ्लेक्सेस, एंड ए फॉर एक्टिविटी, आर होता है बेबी का रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर रेस्पिरेशन नहीं दिया है, यहाँ पर रूटिंग दिया है। जो रूटिंग इट इज़ नॉट रिलेटेड टू अपगार स्कोर, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, रूटिंग आएगा। तो अपगार में जो यहाँ इस क्वेश्चन में जो मैच नहीं हो रहा है उसे चूज़ करने के लिए बोला है। तो यहाँ पर ग्रिमेस, पल्स, एक्टिविटी, अपीयरेंस सब कुछ अपगार स्कोर के रिलेटेड है, वेरास रूटिंग नॉट रिलेटेड है, तो आंसर रूटिंग। Second question, a child with a history of seizures begin to seize suddenly in his hospital room. The nurse would do all the following interventions except, मतलब अब अभी हम एक बच्चा सीजर से हॉस्पिटल को आ रहा है, हम जो दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन हम नहीं करेंगे करके क्वेश्चन में पूछा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है लूजन द चाइल्ड्स क्लोथिंग एंड रिमूव द पिल्लो फ्रॉम हिज बेड। ऑप्शन बी है एडमिनिस्टर लोराज़ेपम रेक्टली। ऑप्शन सी रोल द चाइल्ड ऑन हिज साइड। ऑप्शन डी है रिस्ट्रेन द चाइल्ड्स आर्म्स एंड लेग्स। तो यहाँ पर देखेंगे तो एज ए नर्सेस हम जब बच्चे हम रिसीव करते हैं तब बच्चों का ड्रेसेस जो होता है हम उसे लूजन करते हैं, और उनके हेड में अगर पिल्लो है तो हम वो सब निकाल देते हैं। सो ऑप्शन ए हम करते हैं। एंड ऑप्शन बी एडमिनिस्टर लोराज़ेपम रेक्टली। सो वो एक एंटी सीजर मेडिकेशन है, हम ओरली नहीं दे सकते हैं क्योंकि सेक्रीशंस होगा, और बहुत इफेक्टिवनेस के लिए हम रेक्टली क्या करते हैं, लोराज़ेपम एडमिनिस्टर करते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन सी रोल द चाइल्ड ऑन हिज साइड। हाँ, ये भी हम एज अ नर्सेस पेशेंट को करते हैं क्योंकि पेशेंट के मुंह में सेक्रीशंस होगा और उनके टंग बैक साइड नहीं जाना चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, बच्चों को लैटरल पोजीशन करते हैं। सो ऑप्शन डी रेस्ट्रेन द चाइल्ड्स आर्म्स एंड लेग्स, ये नहीं करते हैं एज ए नर्सेस, क्योंकि अगर हम सीजर के टाइम में बच्चों को रिस्ट्रेन करेंगे, अगर उनके आर्म्स और लेग्स को रिस्ट्रेन करेंगे तो अब क्या हो सकता है, मस्कुलोस्केलेटल इंजरी हो सकता है। इसलिए हम एज ए नर्सेस वी विल नॉट रिस्ट्रेन द चाइल्ड्स आर्म्स एंड लेग्स। सो जो क्वेश्चन में पूछा है कौन सा इंटरवेंशन हम नहीं करेंगे जब बच्चा सीजर में आता है, तो ऑप्शन डी आंसर है, रिस्ट्रेन द चाइल्ड्स आर्म्स एंड लेग्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, a 32-year-old woman comes into the clinic for a well woman exam and asks for information on an intrauterine device, that is IUD, for contraception. The nurse should explain that all of the following are potential risk except. तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक वुमन एग्जामिनेशन के लिए आ रही है, सो नर्स के पास IUD के बारे में पूछना चाहती है क्योंकि उनको कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में। तो इस 4 ऑप्शन में से हम क्या बताएंगे कि कौन कौन सा IUD का पोटेंशियल रिस्क है, वो हम बताएंगे। जो हम मोस्टली कभी भी
विच इज़ नॉट रिलेटेड टू द डिवाइस हम नहीं बताएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है ऑप्शन ए स्ट्रोक, ऑप्शन बी पेल्विक इन्फेक्शन, ऑप्शन सी एब्नॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एंड ऑप्शन डी एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो जब हम आईयूडी के बारे में हम पेशेंट के पास बता रहे हैं तो ऑफकोर्स आईयूडी अगर लगवाया है देयर इज़ अ चांस, इट इज़ नॉट दैट नेसेसरली सभी को ऐसे होगा, देयर इज़ अ चांस पेल्विक इन्फेक्शन आ सकता है, एब्नॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकता है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकता है। वेयर एज स्ट्रोक आईयूडी का कॉम्प्लिकेशन में या पोटेंशियल रिस्क में नहीं आता है। सो स्ट्रोक किस में आता है कि अगर कोई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में पूछ रहा है तब हम स्ट्रोक के बारे में बता सकते हैं, पर यहाँ पर वुमन हमारे पास आईयूडी के बारे में पूछ रही है। सो एज अ नर्सेस हम आईयूडी के पोटेंशियल रिस्क ही बताएंगे, उसके अलावा और कोई कॉन्ट्रासेप्टिव्स का पोटेंशियल रिस्क हम नहीं बताएंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या है, स्ट्रोक एसोसिएटेड विद द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो क्वेश्चंस में ये पूछा है कि आईयूडी का पोटेंशियल रिस्क के अलावा कौन सा हम नहीं बताएंगे करके, तो यहाँ पर आंसर है स्ट्रोक। सो हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्क फैक्टर्स फॉर सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम सिट्स एक्सेप्ट। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें एक ऑप्शन है जो सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम का रिस्क फैक्टर्स नहीं है। तो ऑप्शन ए है लो बर्थ वेट। हाँ, जब बच्चा लो बर्थ वेट होता है देयर इज़ अ चांस बेबी को सिट्स हो सकता है। ऑप्शन सी यंग मैटरनल एज, ये भी वन ऑफ द रिस्क फैक्टर ऑफ सिट्स। ऑप्शन डी मैटरनल स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये भी वन ऑफ द रिस्क फैक्टर ऑफ सिट्स होता है। बट यहाँ पर ऑप्शन बी दिया हुआ है प्लेसिंग द चाइल्ड ऑन हिज बैक, मतलब अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स इसमें क्या बोला जाता है कि ना बच्चों को जब हम सुपाइन पोजीशन में सुलाते हैं देयर इज़ अ रेड्यूस्ड रिस्क ऑफ सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। तो यहाँ पर प्लेसिंग द चाइल्ड ऑन हिज बैक सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम के रिस्क फैक्टर में नहीं आता है। मतलब अदर ऑप्शंस लाइक लो बर्थ वेट, यंग मैटरनल एज, मैटरनल स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये सब सिट्स के रिस्क फैक्टर्स होते हैं। बट ऑप्शन बी प्लेसिंग द चाइल्ड ऑन हिज बैक सिट्स के रिस्क फैक्टर्स में नहीं आता है, क्योंकि हम एनकरेज करते हैं बच्चों को बैक मीन्स सुपाइन पोजीशन में सुलाने के लिए व्हेन कंपेयर्ड टू लैटरल और प्रोन पोजीशन। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। A nurse receives an order to dilute ceftriaxone sodium powder in a vial prior to administration. The nurse should ensure the powder is fully diluted by option A shaking the vial at least 60 seconds, rolling the vial between the palms and hands, allowing vial to sit for at least 10 minutes before administering, ऑप्शन डी आस्किंग द फार्मेसी टू डाइल्यूट द मिक्सचर। सो यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमारे पास सेफ्ट्रियाजोन सोडियम पाउडर को डाइल्यूट करने के लिए दिया हुआ है। तो दिए हुए जो 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन अच्छे से डाइल्यूट होने के लिए यूज़ होता है करके, तो ऑप्शन है शेकिंग द वायल एटलीस्ट 60 सेकेंड्स। अगर हम एक वायल को 60 सेकेंड्स से शेक करते जाएंगे उसमें बबल फॉर्म होगा और वो एडिशन टू इट उसमें क्या हो सकता है कि वो वायल ब्रेक होने का चांसेस ज़्यादा है। एंड ऑप्शन सी अलाउिंग वायल टू सिट फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स। अगर हम ऐसे रख देंगे एडमिनिस्टर करने के पहले तो क्या हो सकता है, ड्यू टू अ ग्रेविटी वो पाउडर सब कुछ नीचे सेटल हो सकता है, सेडिमेंटेशन हो सकता है, तो वो क्या नहीं होगा, डाइल्यूट नहीं होगा। एंड ऑप्शन डी आस्किंग द फार्मेसी टू डाइल्यूट द मिक्सचर। हम कभी भी एज ए नर्सेस फार्मासिस्ट के पास जाके इसे डाइल्यूट करके दे दो करके कभी नहीं बोलते हैं, हम खुद डाइल्यूट करके ही पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, रोलिंग द वायल बिटवीन द पॉम्स एंड हैंड्स। मतलब जब हम हमारे पॉम्स और हैंड से जब रोल करते हैं वायल को तो क्या होता है, उसमें एक हीट प्रोड्यूस होता है वो और डाइल्यूट करने के लिए हेल्प होता है। तो इसलिए हम जब वायल को डाइल्यूट करते हैं तो ऑप्शन बी करेक्ट होता है, जो दैट मीन्स रोलिंग द वायल बिटवीन द पॉम्स एंड हैंड्स, वो हमें ईजीली डाइल्यूट करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A schizophrenia patient says to a nurse, "You are wearing pretty red dress. Tomatoes are red. Vegetables make you healthy. I am not healthy.
A nurse should recognize that these statements are an example of. तो जब हम ये क्वेश्चन पढ़ते हैं इसमें एक हिंट दिया है, एक तो पेशेंट स्किज़ोफ्रेनिया है और जो भी यहाँ पर सेंटेंस वो पेशेंट ने जो बोला है वो इंटर रिलेटेड नहीं है, मतलब एक सेंटेंस से दूसरा सेंटेंस थोड़ा भी कनेक्टेड नहीं है और वो मतलब दो सेंटेंस के बीच में कोई मीनिंग भी नहीं है, तो हमें ये अच्छे से ध्यान देना चाहिए। तो ऑप्शन ए है एकोलेलिया, ऑप्शन बी है कन्फैबुलेशन, ऑप्शन सी नियोलॉजिज्म, ऑप्शन डी लूजनेस ऑफ एसोसिएशन। तो इसमें जो आंसर है वो है लूजनेस ऑफ एसोसिएशन। सो जब हम एकोलेलिया के बारे में देखेंगे, मतलब जो रिपीटेड साउंड्स और सेंटेंस यूज़ करते हैं उसे हम एकोलेलिया बोलते हैं। एंड ऑप्शन बी कन्फैबुलेशन, मतलब वो एक मेमोरी डिसऑर्डर होता है। और नियोलॉजिज्म मतलब कोई न्यू वर्ड्स कॉइन करता है, मतलब अपने आप एक न्यू वर्ड से बात करते हैं और उसका मीनिंग वही जानते हैं, उसे हम नियोलॉजिज्म बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो ऑप्शन इसमें सूटेबल होगा, एकोलेलिया नहीं हो सकता है, कन्फैबुलेशन भी नहीं हो सकता है, नियोलॉजिज्म भी नहीं हो सकता है, बट लूजनेस ऑफ एसोसिएशन मतलब एक दूसरे से संबंधित नहीं है एंड एट द सेम टाइम पेशेंट क्या कर रहे हैं, एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में जंप होते जा रहे हैं, उनके सब्जेक्ट चेंज होता जा रहा है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, लूजनेस ऑफ एसोसिएशन। तो हम देखेंगे लूजनेस ऑफ एसोसिएशन मतलब लैक ऑफ कनेक्शन बिटवीन द आइडियाज़ एंड द पर्सन स्पीक्स द फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ द सब्जेक्ट, उसका मतलब होता है लूजनेस ऑफ एसोसिएशन। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आंसर क्या है, लूजनेस ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉइनिंग ऑफ न्यू वर्ड इज नोन एज। सो ऑप्शन ए है मैनरिज्म, ऑप्शन बी है नियोलॉजिज्म, ऑप्शन सी हैलुसिनेशन, ऑप्शन डी है डेल्यूशन। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमने ऑलरेडी देखा है ऑप्शन बी नियोलॉजिज्म आंसर है। नियोलॉजिज्म मतलब होता है पेशेंट न्यू वर्ड्स और एनी फ्रेजेस अपने आप फ्रेम करते हैं और उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, बस जो वो बात करते हैं उन्हीं को उसका मीनिंग पता होता है। तो हमें जब वो सेंटेंस सुनेंगे हमें उसका कुछ मीनिंग नहीं पता चलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सडन वॉलंटरी रिपीटेटिव मूवमेंट्स ऑफ द वॉलंटरी मसल्स इनटू चिल्ड्रन इज टर्म्ड एज। ऑप्शन ए पाइका, ऑप्शन बी टिक्स, ऑप्शन सी एकोलेलिया एंड ऑप्शन डी एकोप्रेक्सिया। तो हमें पहले पता होना चाहिए ये 4 ऑप्शंस का मतलब क्या होता है। तो पाइका मतलब होता है इंजेक्शन ऑफ एनी नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस, जब बच्चा कोई नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस लाइक चॉक पीस, मड, पेंट खाते हैं ना, उसे हम पाइका बोलते हैं। और एकोलेलिया मतलब रिपीटेड सेंटेंसेस और एनी साउंड्स मेक करते हैं, उसे एकोलेलिया बोलते हैं। एकोप्रेक्सिया भी वैसे ही है, सो इनवॉलंटरी मूवमेंट। सो टिक्स मतलब क्या होता है, इट इज़ अ वॉलंटरी रिपीटेटिव मूवमेंट, मतलब शोल्डर श्रगिंग और फ्लिकरिंग ऑफ आइज, आँख को उन लोग ओपन करके क्लोज करते हैं ना रिपीटेडली, वो सब क्या होता है, टिक्स बोला जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द थेरेप्यूटिक इफेक्टिव सीरम लिथियम कॉन्सेंट्रेशन लेवल इज मॉनिटर्ड, मतलब एक पेशेंट को हमने लिथियम दिया है, जब हम उनके ब्लड इन्वेस्टिगेशन करेंगे कौन से इंटरवल में करने से वो बहुत इफेक्टिव होगा करके क्वेश्चन में पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 12 to 24 आवर्स, ऑप्शन बी 24 to 48 आवर्स, ऑप्शन सी 3 to 5 days एंड ऑप्शन डी 10 to 14 days। सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन जब हम लिथियम पेशेंट के एडमिनिस्टर करके ऑप्शन ए आंसर है 12 to 24 आवर्स में अगर हम उनका एसेस करेंगे तो उसका इफेक्टिव बहुत ज़्यादा होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है on psychiatric interview a patient had the following thought sample, that is hey, may, pay, ray, day is sample for, मतलब यहाँ पर एक साइकियाट्रिक इंटरव्यू में पेशेंट बहुत राइमिंग वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। सो उसको जो भी यहाँ पर 4 ऑप्शंस देंगे ना वो किससे एसोसिएट हो रहा है करके पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है क्लैंग एसोसिएशन, ऑप्शन बी है डिरेलमेंट, नेक्स्ट है लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन एंड ऑप्शन डी है नियोलॉजिज्म। सो यहाँ पर क्या है कि मतलब लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन मतलब एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस कोई मीनिंग ही नहीं होगा, सब्जेक्ट वाइज वो जंप करते जाएंगे। नियोलॉजिज्म मतलब ऑलरेडी हमने एक क्वेश्चन में देखा था कॉइनिंग ऑफ न्यू वर्ड। और डिरेलमेंट मतलब वो बहुत कन्फ्यूजन रहेंगे, जो वो बात कर रहे हैं खुद ही को कन्फ्यूजन होगा।
वेयर एज क्लैंग एसोसिएशन मतलब ये है, जो भी वो बात कर रहे हैं ना वो बहुत राइमिंग वर्ड्स में होगा, और वो भी कोई साउंड अगर एक मेक कर रहे हैं उसी का राइमिंग वर्ड्स हम यूज़ करेंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लैंग एसोसिएशन बोलते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शंस क्या है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन ए क्लैंग एसोसिएशन। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल द फॉलोइंग आर डेवलपमेंट असेसमेंट टेक्निक एक्सेप्ट। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया जाएगा, वो 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन डेवलपमेंट असेसमेंट टेक्निक का रिलेटेड है, एक ऑप्शन डेवलपमेंट असेसमेंट करने का कोई टूल नहीं होगा, उसे हम इसमें से चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर वर्ड क्या दिया है, एक्सेप्ट, उसमें बहुत ध्यान देना चाहिए हमें। ऑप्शन ए है DASII, ऑप्शन बी DDST, ऑप्शन सी TDSC एंड ऑप्शन डी MSE। तो इसमें क्या आंसर है कि मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन डेवलपमेंट असेसमेंट टेक्निक के अंदर नहीं आता है। सो वेयर एज अदर ऑप्शंस जो ABC ऑप्शंस है ना, वो डेवलपमेंट असेसमेंट टेक्निक या स्क्रीनिंग या चार्ट के अंदर आता है। तो इसमें 4 ऑप्शन से कौन से ऑप्शन को हम रूल आउट करेंगे, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन को रूल आउट कर देंगे। अब देखेंगे DASII मतलब डेवलपमेंट असेसमेंट स्केल फॉर इंडियन इन्फेंट। सो ये स्केल कब यूज़ करते हैं, 3 मंथ से 2.5 ईयर्स तक फॉर मोटर डेवलपमेंट के लिए हम ये स्केल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है DDST मतलब डेनवर डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट। तो ये स्केल 0 to 6 ईयर्स ऑफ बेबीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट होता है TDSC मतलब ट्रिवेंड्रम डेवलपमेंट स्क्रीनिंग चार्ट, ये भी 0 to 6 ईयर्स ऑफ बेबीज़ के लिए यूज़ करते हैं। कोई डेवलपमेंटल डिले है क्या नहीं करके हम जानने के लिए ये डेवलपमेंट स्केल्स और स्क्रीनिंग हम यूज़ करते हैं। सो इस 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन डेवलपमेंट असेसमेंट टेक्निक के नीचे नहीं आता है, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन नहीं आता है, बाकी 3 ऑप्शंस डेवलपमेंट असेसमेंट टेक्निक के नीचे आता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द थिकेस्ट लेयर ऑफ यूट्रसेस। सो अगर हम यूट्रस के बारे में जानना चाहेंगे उसके लिए उसमें कितना लेयर होता है, 3 लेयर होता है, दैट इज इनर मिडिल एंड आउटर लेयर। सो हम आउटर लेयर को पेरीमेट्रियम बोलते हैं, मिडिल लेयर को मायोमेट्रियम बोलते हैं और इनर लेयर को एंडोमेट्रियम बोलते हैं। सो इसमें 4 ऑप्शन में से 3 लेयर हमें पता चल गया, मतलब आउटर पेरीमेट्रियम, मिडिल मायोमेट्रियम, इनर एंडोमेट्रियम। तो 14 यहाँ पर पेरिटोनियम दिया है जो यूट्रस के लेयर में नहीं आता है, सो वो पेरिटोनियम को हम रूल आउट कर देंगे। अब ये 3 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन थिकेस्ट लेयर ऑफ यूट्रस बोलते हैं कि करेक्ट ऑप्शन है मिडिल लेयर मायोमेट्रियम। तो मायोमेट्रियम के अपर पार्ट बहुत थिक होता है और सर्विकल पार्ट बहुत थिनर होता है, और इसको हम ट्री ऑफ लाइफ भी बोला जाता है, क्योंकि ये क्या करता है कि पैसेज ऑफ स्पर्म्स के लिए वो पैसेज देता है। और अकॉर्डिंग टू दिस 3-4 ऑप्शंस कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, थिकेस्ट लेयर ऑफ यूट्रस, आंसर बी मायोमेट्रियम, इट इज़ द थिकेस्ट लेयर ऑफ द स्मूथ मसल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट रूल इज़ यूज टू कैलकुलेट। सो नेक्स्ट रूल किसको कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है, तो इसमें ऑप्शन ए है EDD मतलब एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, ऑप्शन बी है सर्विकल डायलेशन, ऑप्शन सी है एमनॉटिक फ्लूइड, ऑप्शन डी है जेस्टेशनल एज। सो इसमें आंसर है EDD एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट। सो नेक्स्ट रूल कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से 9 मंथ प्लस 7 डेज़ को ऐड किया जाता है। तो जब भी हम गायनाकोलॉजिस्ट और नर्सेस के पास जाएंगे तो हम वो कैसे EDD कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट रूल। ज़्यादा फॉर्मूलाज हैं पर नेक्स्ट रूल मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है, मतलब लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस। सो यहाँ पर जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस के लिए बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस क्या है करके पूछा है। इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन ए ट्रोग्लिटाजोन, ऑप्शन बी ग्लिपिजाइड, ऑप्शन सी मेटफॉर्मिन एंड ऑप्शन डी है इंसुलिन। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस के लिए जो भी हम ओरल डायबिटिक मेडिकेशन लेंगे वो क्या होगा, प्लेसेंटा को क्रॉस करेगा एंड इट मे हैव सम इफेक्ट ऑन द फीटस, वेयर एज इंसुलिन प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता है। तो हम जब जेस्टेशनल डायबिटीज़ के बारे में ड्रग ऑफ चॉइस पूछेंगे तो हम ब्लाइंडली क्या कर सकते हैं, कैसे आंसर करेंगे, इंसुलिन इज़ द बेस्ट ड्रग फॉर द जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस।
नेक्स्ट है एक्सरे स्टडी ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज नोन एज. सो ऑप्शन ए है सैल्फिंजियोग्राफी एंड ऑप्शन बी है माइलोग्राफी, ऑप्शन सी है कोलिसिस्टोस्कोपी एंड ऑप्शन डी है पाइलोग्राफी. तो इसमें से ऑप्शन बी माइलोग्राफी एक्सरे ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड सी होता है कोलिसिस्टोस्कोपी, मतलब टू विजुअलाइज द और रेडियो इमेजिंग ऑफ द गॉल ब्लैडर और द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द गॉल ब्लैडर. और पाइलोग्राफी मतलब एग्जामिनेशंस ऑफ द किडनी, यूरेटर और ब्लैडर. सो यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब के रिलेटेड कौन सा होता है? सैल्फिंजियोग्राफी. मोस्टली सैल्फिंजियोग्राफी क्या करते हैं, कोई रेडियो ओपैक कॉन्ट्रास्ट मीडियम देकर उसका हम क्या करते हैं, एक्सरे निकालते हैं. तो ये किसके लिए यूज़ करता है? फेलोपियन ट्यूब का पैटर्नसी को चेक करने के लिए हम सैल्फिंजियोग्राफी करते हैं. मोस्टली जब इनफर्टिलिटी के लिए आते हैं तब फेलोपियन ट्यूब का एक्सरे किया जाता है टू आइडेंटिफाई कुछ क्लॉगिंग है या नहीं करके. तो दैट इज़ नोन एज द सैल्फिंजियोग्राफी. सो हम नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स assess a pain of a child below 3 years admitted to a post-operative pediatric ward. So according to this question, इसमें ये हिंट दिया है कि बच्चा 3 years के अंदर है और नर्स पेन असेस करना है, और दूसरा है कि बच्चा पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में एडमिट हुआ है. तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शंस, ऑप्शन ए है विजुअल एनालॉग स्केल, ऑप्शन बी है फ्लैग स्केल, ऑप्शन सी है न्यूमेरिकल स्केल एंड ऑप्शन डी है फेस स्केल. तो यहाँ पर हम इजीली रूल आउट कर देंगे विजुअल एनालॉग स्केल और न्यूमेरिकल स्केल एडल्ट पॉपुलेशंस के लिए हम यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट होता है एज पर हिंट पेन असेस करना है, वो भी चाइल्ड का असेस करना है, वो भी चाइल्ड कहाँ पर एडमिट हुए हैं, पोस्ट ऑपरेटिव पीडियाट्रिक वार्ड में. सो फ्लैग स्केल इसके लिए करेक्ट आंसर है. सो फ्लैग स्केल होता है पेन असेस करने का, और मेनली वो एक ऑब्जर्वेशन स्केल है, मतलब बच्चे के मुंह, लेग्स, उनके क्राई, ये सब देखकर, उनके एक्टिविटी सबको देखकर नर्स खुद असेस करते हैं पेन स्टेटस. और मेनली यहाँ किसके लिए यूज़ करते हैं? पोस्ट ऑपरेटिव पेन के लिए ये फ्लैग स्केल यूज़ किया जाता है. फ्लैग स्केल मतलब फेस, लेग, एक्टिविटी, क्राई एंड कंसोलेबिलिटी, ये सब देखकर नर्स ऑब्जर्व करके पेन को असेस करते हैं. कौन से पॉपुलेशन के लिए? इन्फेंट और चिल्ड्रन. और इस क्वेश्चन का आंसर है फ्लैग स्केल. और नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मली न्यूबॉर्न लूज वेट इन द फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ. सो न्यूबॉर्न जब पैदा होते हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ, उनके बर्थ वेट से कितना परसेंटेज बॉडी वेट लूज़ होता है करके यहाँ पर पूछा गया है. तो इसमें ऑप्शन ए है 1% बर्थ वेट, बी है 5% बर्थ वेट, ऑप्शन सी है 10% बर्थ वेट एंड ऑप्शन डी है 20% बर्थ वेट. सो जब बच्चा पैदा होता है, जब पैदा होने के बाद विद इन 1 वीक में उनका वजन थोड़ा कम हो जाता है, मतलब कितना परसेंटेज कम होता है. सो इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 10% ऑफ बर्थ वेट. सो ये 1 वीक में लूज़ होकर विद इन कपल ऑफ डेज, मे बी विद इन 1 मंथ क्या होता है, बच्चा अपना बर्थ वेट रीगेन हो जाता है. सो क्यों ये 10% का बर्थ वेट लूज़ होता है, उसके कारण हम देखेंगे. क्योंकि वो एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में एडजस्ट होते हैं और इनएडिक्वेट फीडिंग, डाइजेस्टिव अडेप्टेशन और एक्स्ट्रा लूज़ ऑफ द सेलुलर फ्लूइड, जो सेल्स के अंदर जो फ्लूइड है वो सब क्या होता है, लूज़ होता है. ये 10% बर्थ वेट 1 वीक में लूज़ होके आफ्टर कपल ऑफ डेज क्या होता है, बच्चा अपना बर्थ वेट रीगेन कर देता है. और नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th क्वेश्चन, प्री नेटल पीरियड ऑफ ग्रोथ कंसिस्ट ऑफ. तो प्री नेटल पीरियड हम कब बोलते हैं, जब कंसेप्शन से बेबी जब पैदा होता है वो हमें क्या बोलते हैं, प्री नेटल पीरियड. सो उसके लिए स्टेजेस भी है. तो इस 4 ऑप्शन में से कौन सा स्टेज करेक्ट है करके हम देखेंगे. ऑप्शन ए ओवम, एम्ब्रियो, प्री मैच्योर इन्फेंट, ऑप्शन बी ओवम, एम्ब्रियो, फीटस, ऑप्शन सी ओवम, फीटस, बर्थ, ऑप्शन डी ओवम, एम्ब्रियो. सो प्री नेटल पीरियड ये भी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है. सो ये स्टेजेस कैसे होता है, ओवम, एम्ब्रियो, फीटस, दैट इज़ ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है. तो ओवम कब बोलते हैं, जब कंसेप्शन से 2 वीक्स तक ओवम है, 2 वीक से 8 वीक तक उसे हम एम्ब्रियो
8 वीक से बर्थ तक फीटस बोला जाता है। कभी कभी क्वेश्चंस में ना ओवम, बस ओवम के बारे में पूछेंगे, ओवम का पीरियड कितना होता है। तो जब हम 2 वीक्स कंसेप्शन टू 2 वीक्स या कि 14 डेज भी बोल सकते हैं। और कभी कभी बस एम्ब्रियो के बारे में पूछेंगे या फीटस के बारे में पूछेंगे। बट इस क्वेश्चन में प्रीनेटल पीरियड करके पूछा है, उसका ग्रोथ कैसे होता है करके। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ovum 0 to, that is conception to 2 weeks, embryo 2 weeks to 8 weeks, fetus 8 weeks to birth of the baby, that is known as prenatal period. Neonatal period means, so हम कौन से ड्यूरेशन को हम नियोनेटल पीरियड बोलते हैं। ऑप्शन ए 0 to 28 days, ऑप्शन बी 0 to 3 month, ऑप्शन सी 0 to 7 day एंड ऑप्शन डी 0 to 1 year। और ये भी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। सो आंसर है ऑप्शन ए, नियोनेटल पीरियड होता है 0 to 28 days। यहाँ पर नियोनेटल पीरियड को फर्दर क्लासीफाई भी करते हैं, मतलब 0 days to 0 day, मतलब जब बच्चा पैदा होता है उस दिन को हम 0 day करके कंसिडर करते हैं। सो 0 day to 7 days को हम ईयरली नियोनेटल पीरियड बोलते हैं, और 7 days to 28 days को हम उसे लेट नियोनेटल पीरियड बोलते हैं। और ऑल टुगेदर 0 to 28 days इज़ कंसिडर्ड एज नियोनेटल पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20th लास्ट क्वेश्चन। अ क्लाइंट ब्लड प्रेशर इज़ 132/84, व्हाट इज़ द मीन आर्टीरियल प्रेशर। सो यहाँ पर सम क्वेश्चन पूछा गया है, और ये भी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर हमें फॉर्मूला पता है तो बहुत इजी होगा इसे सॉल्व करने के लिए। सो इसमें ऑप्शन ए है 79 mm of Hg, ऑप्शन बी 48 mm of Hg, ऑप्शन सी 92 mm of Hg एंड डी 100 mm Hg। तो आंसर है 100 mm Hg। हम देखेंगे कैसे ये 100 आंसर आया करके। तो यहाँ पर मीन आर्टियल प्रेशर का हमें पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी हम वैल्यूज़ को फॉर्मूला में डाल के आंसर लेके आ सकते हैं। तो मीन आर्टियल प्रेशर का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय डायस्टोलिक प्रेशर प्लस सिस्टोलिक प्रेशर डिवाइडेड बाय 3। पर क्वेश्चन में है सिस्टोलिक 132, डायस्टोलिक 84। जब हम ये वैल्यूज़ को फॉर्मूला में डालेंगे तो अकॉर्डिंग टू बोर्डमास मेथड पहले हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करेंगे एडिशन के पहले। तो ऐसे करने से क्या आ रहा है, 84 इंटू 2 है 168 प्लस 132 डिवाइडेड बाई 3। जब हम एलसीएम सब कुछ निकालेंगे तो आंसर आएगा 300 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज़ 100। तो आंसर है 100। सो ये भी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। जब हमें फॉर्मूला पता चलेगा तो हम डायरेक्टली वैल्यूज़ को फॉर्मूला में डाल के हम आंसर निकाल सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज़ टॉपिक। ये क्वेश्चंस मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस आज हमने देखा है, और ईज़िली हम कैसे 4 ऑप्शन में से रिमेनिंग ऑप्शंस को कैसे हम रूल आउट करके आंसर देख सकते करके देखा है। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल हुआ, काइंडली लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस, काइंडली ड्रॉप डाउन इन द कमेंट बॉक्स, एंड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज़ बीइंग वेलकम्ड बाय all the persons, and kindly like it, share it and subscribe it, and thank you for watching.